हेलो नमस्ते व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ देवाशीष। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग, कैसे हो? सो ये वीडियो है FG25 का लॉन्ग टर्म रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू। सो आई हैव कंप्लीटेड अराउंड 20,000 किलोमीटर और अब बनता है कि लॉन्ग टर्म रिव्यू दिया जाए। सो इस वीडियो में कोई भी टेक्निकल चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। जो एक आम इंसान जब एक बाइक खरीदने जाता है वो क्या क्या ढूंढता है, क्या क्या चीज़ें देखता है, वही चीज़ मैं बताऊंगा। एंड जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या स्पेसिफिकेशन है, टायर का कितना साइज़ है, ये वगैरह वगैरह। सो चलिए शुरू करते हैं बाइक की अच्छाइयों के बारे में। तो जो सबसे अच्छा चीज़ लगा है वो है इसका माइलेज। 20,000 किलोमीटर्स में चला चुका हूँ, लेकिन बाइक की माइलेज कम नहीं हुई है। तो अगर मैं सिटी राइड कर रहा हूँ और लेस देन 7 RPM चला रहा हूँ एंड स्पीड अराउंड 90 to 100 चला रहा हूँ तो आराम से 32 to 35 तक माइलेज दे देती है। लेकिन जब मैं लॉन्ग राइड्स कर रहा हूँ एंड कभी कभी एक्सीड कर जाता हूँ, 120 128 तक पुश कर देता हूँ बाइक को, एंड RPM 7 RPM से क्रॉस करती है, तब बाइक की माइलेज थोड़ी घट जाती है। 25 से 28 तक दिखाती है माइलेज। सो वही बात है कि जब से मैंने बाइक खरीदा है और आज तक जब मैं 20,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ, माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। एंड वही चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कि माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब मेंटेनेंस के बारे में। जो सब लोग ढूंढते हैं कि बाइक मेंटेनेंस में कितना जा रहा है, मेंटेनेंस में कितना प्राइस जा रहा है, मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है। मेरी सर्विसिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 2300-2500 के करीब है आफ्टर द फ्री सर्विसेज में अराउंड 1200-1300 लगती थी। लेकिन अभी जब फ्री सर्विसेज ख़त्म हो गई है तो अराउंड 2300 to 2500 लग रही है। एंड दैट टू बिकॉज मैं मोटुल के इंजन ऑयल डलवाता हूँ तभी। और देखा जाए तो मैं एक्चुअली पीछे वाला ब्रेक प्रेस करके चलाता हूं, तो क्या होता है कि मेरा जो ब्रेक पैड है बहुत जल्दी चला जाता है। तो एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगती है कि इसकी जो ब्रेक पैड्स आती है पीछे के मोस्टली वो अराउंड 1200 की आती है, तो वो कॉस्टली पड़ जाती है मेरे को। लेकिन आई थिंक किसी बजाज की कोई एक बाइक है जिसकी ब्रेक पैड्स लग जाती है जो कि सस्ते में आ जाती है। लेकिन अगर आप स्टॉक ब्रेक पैड्स पे जा रहे हो तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1200। अदर देन दैट बाइक में ऐसे कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, बाइक मस्त चल रही है। मैं अराउंड 5,000 to 6,000 किलोमीटर्स में एक बार सर्विस कराता हूँ। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। ये है एक चीज़ जो जब मैं ख़रीदा था और अभी तक जो चीज़ इंटैक्ट है वो है इसका पिकअप इतना अच्छा है। पिकअप में कोई चेंजेस नहीं आया है, पिकअप कम नहीं हुआ है, पिकअप वैसा ही का वैसा ही है। तो अभी भी मैं आराम से, अगर कोई ट्रक है मेरे सामने और मुझे उसको ओवरटेक करना है, देन आई हैव टू जस्ट पुश द एक्सीलेटर लिटिल बिट एंड आई कैन सिंपली क्रॉस ए ट्रक वेरी इजीली। पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिकअप इंटैक्ट है। और जब हम पिकअप का बात कर रहे हैं तब ये भी मतलब रखता है कि आप सर्विसिंग कितना कराते हो बाइक को मेंटेन करना पड़ता है, तभी आपका पिकअप मेंटेन रहता है। तो आपको रेगुलरली आपको बाइक को सर्विसिंग कराना पड़ेगा। एंड दैट इज़ आई थिंक FG25 क्या किसी भी बाइक को ले लो, आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने बाइक को। अब मेंटेनेंस का बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आती है कि टायर्स मेरी अभी तक स्टॉक टायर्स है। 20,000 किलोमीटर चल चुकी है लेकिन अभी तक स्टॉक टायर्स चल रहे हैं, जबकि अभी मेरे को लगता है कि पीछे के टायर्स चेंज करने का ज़रूरत पड़ चुका है मेरे को, क्योंकि थोड़ा स्किड करती है बाइक, पीछे के टायर्स जा चुके हैं। लेकिन यस, पहले 20,000 किलोमीटर्स में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने टायर्स चेंज नहीं किया है और अभी मैं चेंज करने वाला हूँ। अगर आपको देखना है कि मैं कौन सी टायर लगवाने वाला हूँ, आई विल अपलोड ए वीडियो इन फ्यूचर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट, इसकी ऑफ रोडिंग की ताकत। मतलब ये बीस्ट है, मैं बोलूँगा बीस्ट है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि इसकी लोअर एंड टॉर्क है वो बहुत अच्छी है। आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, आप आराम से सेकंड गियर थर्ड गियर में आराम से कहीं पे अगर चढ़ाई है, कहीं पे इंक्लिनेशन है, आप आराम से चढ़ा सकते हो। तो जो इसकी ऑफ रोडिंग की ताकत है बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, आराम से सैडलिंग करते हुए चढ़ाई चढ़ा लेता हूँ। जो ऑफ रोडिंग की इसकी मेन ताकत है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, आई थिंक बहुत लोग को ऑफ रोडिंग करनी होती है, ऑफ रोडिंग के लिए बाइक लेते हैं। आई थिंक ये एक्चुअली टूरर बाइक है लेकिन ऑफ रोडिंग में ये जो परफॉर्म करती है, आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबल। तो चलिए बात करते हैं लॉन्ग राइड्स के बारे में। अगर लॉन्ग राइड का बात कर रहे हैं देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ हाउ मच लगेज यू कैन कैरी। अभी मैंने फिलहाल सडल बैग्स के लिए सडल कैरियर लगा दिए हैं, टॉप बॉक्स के लिए टॉप रैक लगा दिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ स्टॉक यूज़ करता था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे स्पीति के वीडियो देखे नहीं हो तो देखो जाके, और जो देख चुके हैं उनको पता हुआ कि मैं कितने लगेज कैरी कर रहा था। तो लगेज कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाती। और अगर देखें तो स्पीति इतना लंबा राइड था हम लोग का, कोई प्रॉब्लम नहीं
हुई। हम लोग अराउंड ऑफ रोड हर दिन 100-200 किलोमीटर चलाए थे, ऑफ रोड कर रहे थे एंड लॉन्ग राइड कर रहे थे, तब भी इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी ऐसे नहीं फील हुआ कि हम थक रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। थक तो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बीमार नहीं पड़ रहे हैं। तो अगर अच्छा रोड्स है एंड यू आर राइडिंग, देन 300-400 इवन 500 किलोमीटर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 500 से थोड़ा क्रॉस कर जाते हो, 600-700 किलोमीटर चले जाते हो, तो जब गोवा से बेंगलोर हमने किया था तब लग गई थी, मतलब आपका बैक पेन होना शुरू हो गया था एंड आपके कंधे दर्द हो जाते हैं। तो अप टू 500 इट इज़ वेरी ओके, आप 500 तक लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर 500 क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बॉडी पेन होता है, आप थोड़ा थक जाते हो। अगर हैंडल बार थोड़ा रेज्ड होता है देन इट वुड बी ऑसम, बिकॉज अपराइट पोर्शन बहुत अच्छा होता है। तब आप 500 के आप आराम से 700-800 किलोमीटर तक आराम से खींच सकते हो और आपको कोई बैक पेन नहीं होता। लेकिन हाँ, थोड़ा हैंडल नीचे है, बट हैंडल राइजर्स मिलते हैं मार्केट्स में, वो अगर आप लगा देंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग राइड का बात कर रहे हैं तो इसका जो टैंक का कैपेसिटी है वो 14 लीटर्स का है, विच इज़ वेरी ऑसम। आई थिंक मेरे को बार बार रिफिलिंग का धंधा नहीं करना पड़ता है, 1-2 बार रिफिल करो और आराम से खींच के ले जाओ जितना दूर तक जाना है। तो एक्चुअली लॉन्ग राइड पे आपको हाईवेज पे मिल जाती है, 50-60 किलोमीटर्स में मिल जाती है पेट्रोल पंप्स, बट यस आपको इतना बार रिफिल नहीं करना पड़ता है लॉन्ग राइड्स में। और आप देख सकते हो कि सीट का जो विड्थ है वो बहुत अच्छा है। मैं पतला हूँ, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग थोड़े बल्कि हैं, थोड़े फैट हैं, वो लोग फैट नहीं बोलना चाहिए था, फैट नहीं, जो लोग थोड़ा बल्कि हैं, जो लोग थोड़े चब्बी हैं, वो आराम से इस पे बैठ के बाइक चला सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाइक की जो कुशनिंग है वो भी ठीक ठाक है, नॉट सफिशिएंट बट ठीक ठाक है। एंड कमिंग टू पिलियन सीट भी आप देख सकते हो बहुत बड़ी है। मैं ऑलमोस्ट हमेशा सोलो चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने पिलियन के साथ राइड किया है, तो जो पिलियन का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि बैक पेन हो रही है या फिर आपके बम में दर्द होने लग गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आराम से रेस्ट लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सीट है, आराम से अपने आप को पोजीशन करके आराम से बैठ सकते हो। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल जो लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छी है बाइक की। मैं बहुत लॉन्ग राइड कर चुका हूँ, गोवा से लेके बेंगलोर तक अराउंड 800 किलोमीटर था एंड इट वाज ऑसम। तो बहुत लोग का सवाल होगा कि अगर लगेज कैरिंग कैपेसिटी इतनी थी तो क्यों सैडल के लिए लगाया, क्यों टॉप बॉक्स लगाया? क्योंकि अब शायद मैं पिलियन के साथ राइड करने वाला हूँ, बहुत लंबी लंबी राइड्स करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने बैग का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा ताकि बैग और कहीं रह सके और पिलियन आराम से बैठ सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंजन इतना सही है, यामा के इंजन के बारे में क्या ही बोलें। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल इंजन इन द वर्ल्ड। आई थिंक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। इतना डिस्टेंस चला चुका हूँ, 1 साल हो चुका है, इतने सारे सर्विसिंग हो चुके हैं, लेकिन इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। इंजन जैसे थी वैसी ही है, इंटैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिटी राइड मैं करता हूँ इस बाइक में आराम से, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही बाइक है तो मैं लॉन्ग राइड सिटी राइड सब इसी में करता हूँ। ऑफिस जाता था, अभी तो लॉकडाउन है तो सिटी राइड्स बंद हो चुके हैं, लेकिन जब मैं ऑफिस जाता था तब मस्त चलाता था, आराम से ट्रैफिक में रुको, ऐसे कोई इंजन हीट इशू नहीं होता था। हाँ, कभी कभी आपके जो ये पोर्शन है ये थोड़े गर्म होने लग जाते हैं आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, बट इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बेंगलोर तो जानते ही हो, पोर्टल्स और स्पीड ब्रेकर्स है बहुत सारे, तो ब्रेक्स ज़बरदस्त है, डुअल चैनल ABS है, तो आपको अगर रात में कभी भी अचानक से कोई आ गया सामने तो आराम से ब्रेक दबाओ और वहीं के वहीं बाइक रुकेगी। बढ़िया है बाइक सिटी राइड के लिए। आप सिटी राइड के लिए अगर सिटी राइड के लिए ढूंढ रहे हो बाइक, देन इट इज़ द बेस्ट बाइक। आई थिंक MT-15 इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स। देन आप अगर थोड़ा हायर CC रेंज में देख रहे हो बाइक तो आई थिंक FG250 विल बी द बेस्ट बाइक फॉर यू। तो चलिए, बाइक के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट्स बोल चुके हैं, अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बाइक नहीं है जिसकी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो FG25 में भी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स। सो पहली जो नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे लगती है इसकी लाइट्स बहुत कम है। आप जब हाईवे पे चलते हो तब भी कम है, जब सिटी में चलते हो, सिटी में जब लिट है एरिया तब ठीक है, लेकिन जब अगर अंधेरा एरिया आता है तब लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है। सो लाइट्स अगर अच्छी नहीं है, अगेन आप यू हैव टू गो फॉर अल्टरनेटिव। मैंने ऑक्स लाइट्स लगा के रखे हुए हैं, ऑक्स बीम के, सो दैट लाइट लीड्स माई कंडीशंस देयर। सो वो लाइट अगर नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सो अभी जो BS6 मॉडल आई है उसमें लाइट जो है उसका पावर थोड़ा बढ़ाया गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा किया गया है, जिसमें मैं अभी तक चलाया नहीं हूँ BS6। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैं जितना सुना हूँ इट इज़ गुड नाउ, सो प्रोबेबली अच्छी होगी अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड नेगेटिव पॉइंट। बाइक का जो
एग्जॉस्ट पाइप है वो बहुत जल्दी रस्ट खा गया मेरा। एंड पता नहीं, मैं बहुत बार ये चीज़ बोला कि साफ़ कर दो, एंड सर्विसिंग में मेरा साफ़ कभी नहीं किया गया, और कंप्लेन का कुछ, वो जो कंप्लेन मैंने किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक कहीं पे तो एक फेसबुक पे पोस्ट पे देखा था कि पता नहीं कोलिन से या किसी एक स्प्रे से उसने पूरे एग्जॉस्ट पाइप पे स्प्रे किया था और साफ़ कर दिया था। आई थिंक मुझे भी कभी ट्राई करना चाहिए, लेकिन हाँ, एग्जॉस्ट पाइप बहुत जल्दी रस्ट खा जाती है। जबकि BS5 जो मॉडल था उसमें यामा क्लेम कर रही थी कि द एग्जॉस्ट पाइप विल नॉट रस्ट, एंड BS6 में भी क्लेम करते हैं। अब BS6 का पता नहीं, लेकिन BS5 में तो एग्जॉस्ट पाइप रस्ट खा रही है। अगर आप देख रहे हैं जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम पड़ जाता है मुझे जब मैं ऑफ रोड करता हूँ, तो पत्थर आके लगते हैं एग्जॉस्ट पाइप में। एंड इवन स्पीड ब्रेकर जो बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े हैं वो भी कभी कभी लग जाते हैं, तो आराम से निकालना पड़ता है। अगर आप देखें ये हेड, ये अभी नहीं हिल रहा है बिकॉज मैंने अब इसको फिक्स कर दिया है, वाइजर लगा के फिक्स कर दिया है। बट अगर आप वाइजर नहीं लगा रहे हो तो ये हेड बहुत हिलता था और बहुत इरिटेट करता था। अभी हालांकि मैंने इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला है। जब आप लॉन्ग राइड करते हो तो आपको वाइजर का कमी महसूस होता है, बहुत विंड ब्लस्ट होता है, तो मैंने अभी यही फिक्स किया है कि ये वाइजर एक लगा दिया एंड उसको कनेक्ट कर दिया हैंडल से, तो अभी ना हेड हिलती है और वाइजर अपना काम करता है। सो इसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात करूंगा। तो जितने भी मॉडिफिकेशन है उसके लिए भी एक नया वीडियो आने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून इन माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो मेरी आखिरी जो पॉइंट है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है, आई थिंक द बिल्ड क्वालिटी। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ये फाइबर का है। ये ऑलरेडी बाइक मेरी 1-2 बार गिर चुकी है, और 1-2 बार जो गिरी है उसी में कुछ ना कुछ लॉस हो चुका है। पहली बार जब गिरी थी तब बाइक का जो क्लच लीवर है वो टूट गया था, उसको मैंने चेंज कराया। जब स्पीति में बाइक गिरी थी तब स्क्रैच आए थे। तो यस, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि जो पार्ट्स आते हैं, जो आउटर पार्ट्स आते हैं यामा के, वो बहुत सस्ते हैं। लेकिन अगेन देयर इज नेगेटिव साइड कि ये जो पार्ट्स है ये चेंज होते रहते हैं। द कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग चेंजेस फ्रीक्वेंटली इन यामा। सो वो एक पॉइंट है। बाकी ठीक है, सस्ते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग राइड्स कर रहा हूँ तो वो होता है कि मैं टैंक बैग लगा रहा हूँ, लेकिन एज इट इज़ ए फाइबर टैंक, तो उसमें मैग्नेटिक टच नहीं होता है, तो अगेन उसको स्ट्रैप में बांधना पड़ता है। और स्ट्रैप में बांधने के चक्कर में मैं स्पीति में बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ। तो स्ट्रैप इतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं जो एक्चुअली बाइक का लुक थोड़ा बिगाड़ देते हैं, बट इट इज़ सेफ़। कुछ टैंक बैग्स मार्केट में आ रहे हैं जो एक्चुअली बहुत सही है। रिजिड टैंक बैग है, उसको मेटेलिक टैंक नहीं चाहिए, वो स्ट्रैप से भी बन जाते हैं, और उसको वेलक्रो जिप है तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी because it is not a metallic tank, I am facing some problem while fixing my tank bag on this tank. So as मैं बोल चुका हूँ कि बाइक में आप मॉडिफिकेशन देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि बाइक अभी कुछ लॉन्ग राइड्स में जाने वाली है, बहुत एक्चुअली बड़ी लॉन्ग राइड में जाने वाली है। तो उसका सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलता रहेगा और मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो ये सब जितना ही मॉडिफिकेशन है मैंने कहाँ से लिया, कितने कॉस्ट पे लिया, उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो उस रेफरेंस से खरीद सकते हो। उसका हर चीज़ का मैं थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगा उस वीडियो में। यू गोटा वॉच एवरीथिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ FG25। तो यही था सारा रिव्यू FG25 के बारे में। कुछ लोग बोलेंगे कि ये सारे चीज़ अच्छे बोल दिए, मैंने कुछ चीज़ बुरे भी बोले वैसे, लेकिन आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन बिकॉज आई एम ओनर ऑफ FG25 फ्रॉम लास्ट 20,000 किलोमीटर, एंड मैं जो फील करता हूँ मैंने वही बताया। एज ए लेमैन मैंने जो फील किया मैंने वही बताया। एंड बाइक की जो लुक है वो बहुत अच्छी है, एंड थोड़ा जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके वजह से और थोड़ा बाइक बल्कि लग रहा है और लुक बहुत अच्छे आ रहा है। सो चलिए, बहुत बात कर चुके हैं, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई इश्यूज़ है, आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड उसको वहाँ पर मेरे को आप पूछिए, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। मैं रिप्लाई करता हूं सबको। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और सबसे बड़ा बात, इजी है, बहुत ही ईजी है, एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए बिकॉज आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी राइड एक्सट्रीम, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज देवाशीष साइनिंग ऑफ।